हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बीजन यूपी से चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट वीडियो है मेरा इकॉनमी पे। ये हम पढ़ेंगे जो टैक्स सिस्टम कैसे वर्क किया आज़ादी के बाद हमारे यहाँ, फिर उसमें कैसे परिवर्तन हुए समय को देखते हुए, जो हमारी ज़रूरत लगी इकॉनमी के हिसाब से। मेजर जो परिवर्तन किए गए हैं वो 2 साल में 2016 2017 में नोटबंदी हुई, उसके बाद हम जीएसटी लगा चुके हैं। जीएसटी अब तक का इंडिया में अगर देखा जाए कोई टैक्स से या इकोनॉमी से संबंधित अगर कोई सुधार हुआ है तो अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। सब कुछ बदल गया इसमें, और इसके फायदे होंगे नुकसान होंगे वो तो बाद की बात है। फिलहाल आज के टाइम में जरूरत थी उसकी हमें, और हमने वो करके दिखाया है। दिक्कत होती है जहां फेडरल सिस्टम होता है, जहां यूनियन सिस्टम होता है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे देश जो है आसानी से लागू कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी वहीं अगर कोई आपका फेडरल सिस्टम है, राज्यों को स्वतंत्रता दी हुई है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी राज्य अपना राजस्व जो है बंटने नहीं देना चाहता, और वो ऐसी कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता जिससे उसको आने वाले टाइम में, क्योंकि 5 साल की सरकार होती है, उसी के मजे होते हैं, तो हर कोई लूटना चाहता है। ठीक है, तो स्टेट जो है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते कभी भी। तो जीएसटी जो है लागू कराना भारत जैसे देश में बहुत बड़ी बात थी। खैर, इंडिया में राज्यों की इतनी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन अगर हम उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो अमेरिका में जीएसटी कभी लागू नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि वहां स्टेट के पास वैसी बहुत सारी पावर मिली हुई है, और वहां पर लागू भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता। लेकिन तब भी उन लोगों ने अपना सिस्टम इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले इससे आर्टिकल से। तो आर्टिकल है 265। कोई भी टैक्स कानून के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी टैक्स आप तभी लगा सकते हैं जब वो आप कोई लॉ बना हुआ हो उसके ऊपर। और इसके लिए क्या है, यानी कि अब समझ में आ रहा है कि टैक्स लगाना है आपको, तो आपको पार्लियामेंट में जो है बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक्ट बनाना पड़ेगा उसको, तभी आप जो है किसी चीज को जो है आप टैक्स की उगाही कर सकते हैं। इससे हमें सिंपल जो एक बात है समझ में आती है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि स्टेट को इतना दिक्कत क्यों होती है इन सारी चीज़ों में। देखिए, यहाँ से लगेगा कि भाई स्टेट को तो बहुत सहायता मिली हुई है, स्टेट को ज़्यादा टैक्सेस हैं। देखिए, सेंटर लगाता था 15 टैक्स और स्टेट लगाता था 20 टैक्स। लेकिन स्टेट को जो टैक्स होते थे वो इतने वाहियात होते थे कि उनसे उनको ज़्यादा कोई अर्निंग होने वाली नहीं थी। जैसे देखिए, अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स वसूलने का अधिकार है, एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार है, सर्विस टैक्स वसूलने का अधिकार है, उसके बाद कस्टम भी लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये तो हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के चार चार बड़े हैं, मेजर हैं, इन्हीं से सारी अर्निंग हो रही है। अब स्टेट को क्या मिलता है? सेल टैक्स, बैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, और इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। लेकिन उनसे इतना उनको आय नहीं होती है। ठीक है, बात अगर की जाए शराब की, तो यही एक जरिया ऐसा होता है जिस पर स्टेट जो है 30 से लेके 60% के बीच तक लगा देती है। मतलब एक शराब की एक बोतल की कीमत अगर मैं मानूं नॉर्मली अगर 35-40 रुपए है, तो उसको स्टेट उठा के 250 रुपए कर देता है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो वही उनकी आय का साधन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। बाकी उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है रॉकेट साइंस। इसलिए स्टेट हमेशा डरते हैं कि कोई ऐसा रिफॉर्म मत करो जिससे हमारी अर्निंग जो है निकल जाए। इसीलिए आपने ध्यान किया है कि शराब को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। वजह यही थी कि उन्होंने पहले कर दिया, भाई शराब को हाथ मत लगाना, उसको साइड में रहने दो, बाकी जो बात करनी है तुमको उसकी बात अलग कर सकते हो, लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाओगे। अच्छी बात है इन लोगों की भी कि हमारी अर्निंग शराब से ही होती है, उसको हटा नहीं सकते आप। बिहार ने कर दिया है कि भाई अगर शराब पियोगे 10 साल की जेल चले जाओगे, तो बहुत बड़ी बात है। और सोशल वेलफेयर के नाम पे इतना बड़ा रिस्क कोई स्टेट ले रहा है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बहुत सराहनीय प्रयास है उनका, नीतीश कुमार जी का। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है, उस पर आपका जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिए, जीएसटी में और वैट में बहुत अच्छा संबंध होता है। कोई भी देश जब तक अपने आप वैट लागू ना करे वो जीएसटी लागू नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बिना वैट लाए आप जीएसटी को लागू नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपको ध्यान दे रहा हूं कि दुनिया का पहला ऐसा देश था फ्रांस जिसने अपने यहाँ वैट लागू किया था, और दुनिया का पहला ऐसा देश था फ्रांस जिसने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया। ठीक है, और ये दोनों जो उसके काम हुए थे वो 1958 यानी कि 1954 में फ्रांस ने किए। ठीक है, उसने अपने यहाँ पहले वैट लागू किया,
देन उसके बाद उसने जो है 1954 में ही जीएसटी को लागू कर दिया। अब देखिए जो बात मैंने बताई थी कि फ्रांस और यूके इन दोनों में जो है लागू है जीएसटी, ठीक है। अब वजह क्या है इसकी कि यहां पर यूनियन है, ठीक है। अब इनका स्टेट तो है नहीं। अब यूके की बात की जाए तो यूके में काउंटी है, स्टेट तो वहां होते नहीं है। फ्रांस में भी स्टेट नहीं होते, तब इन लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इनका सिस्टम यूनियन था तो इन्होंने जब भी इनका मन किया अपना टैक्स रिफॉर्म करना था कर दिया। लेकिन अगर बात वहीं फेडरल सिस्टम में आ जाए तो जैसे इंडिया हो गया और यूएस को ले लीजिए, तो देखिए यूएस में नहीं किया गया है, तो इसमें दिक्कत थी। यहां पर फेडरल सिस्टम जो है वहां पर अच्छे से आप जल्दी नहीं कर सकते इतना बड़ा सुधार, क्योंकि राज्यों को भी देखना होता है। लेकिन जो यूनियन कंट्री हैं वो उनका सिस्टम यूनियन सिस्टम है, तो वो आसानी से लागू किया। तो फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसने जीएसटी फर्स्ट टाइम लागू किया, और फ्रांस ही ऐसा देश था जिसने वैट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। और यही चीज इंडिया में हुई है कि पहले वैट लेके आए और देन उसके बाद हमने जीएसटी की आवश्यकता महसूस की, ठीक है दोस्तों। अब टैक्स सिस्टम में हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। थोड़ा आइडिया लगेगा इससे, उसके बाद हल्के के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स में जो आता है इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स जो है, ये सारे के सारे जो हैं डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स वगैरह सब कुछ जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी वस्तु या सेवा सीधे सीधे चला जाता है। कोई भी वस्तु या सेवा जो है वो उसका जो आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही एक तरह से होता है। और हमने जो जीएसटी लागू किया तो उसमें तो लिखा ही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं भाई जीएसटी इतना अच्छा है तो इनडायरेक्ट टैक्स पे ही क्यों लागू किया, डायरेक्ट टैक्स पे क्यों नहीं किया। देखिए उसकी एक सिंपल सी बात है कि हमें जो दिक्कत थी ना वो हमें यहां पर दिक्कत थी, ठीक है। ये वाला जो हमारा पोर्शन था ये इंडिया में ठीक से रन नहीं कर रहा था। इसमें कुछ नटवर लाल बैठे हुए थे, वो फायदा उठाते थे, क्योंकि जो लॉ था वो बहुत हार्ड था। एक दूसरे में इतने सारे जो टैक्स थे वो उलझे हुए थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। और लोग क्या करते थे, सोचिए उलझा होगा तो बच के निकलने का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है। लेकिन यहां पर दिक्कत नहीं है। अब वजह यहां पर जैसे कास्केडिंग, जैसे टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, कोई चीज है कि उस पर बार बार टैक्स लग रहा था, तो वो उसकी 2 रुपए की चीज थी 12 रुपए की बन गई, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उस पर बार बार टैक्स लग रहा था, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इनडायरेक्ट टैक्स में है। इनकम टैक्स में कभी इस तरह की दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब जब किसी की इनकम पे जो टैक्स लग रहा है तो वो एक ही बार लग रहा है ना, वो उस बंदे ने चुका दिया अपना 1 लाख पे उसका जो मतलब 10 लाख पे उसका जो भी बना उसने चुका दिया अपना, ठीक है। अब वो साइकिल खत्म हो गया उसके बाद में, अब उसके ऊपर उसके टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह की दिक्कत इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में कभी नहीं थी, इनडायरेक्ट टैक्स में ये दिक्कत आ रही थी। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जो है जीएसटी लगाया गया है, डायरेक्ट टैक्स पे नहीं लगाया गया है। अगर कभी पूछा जाए तो इसका एक सिंपल सा है कि आप ऐसे बता सकते हैं आसानी से। दोस्तों ये व्यवस्था हम देख रहे हैं 1986 से पहले की, 1986 से पहले जो चलता था वो हम देख रहे हैं। तब चलता था सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, ठीक है। सिंगल पॉइंट से ऐसा लग रहा है जैसे एक ही जगह कर चुकाना था, बाद में कर नहीं देना था, लेकिन ऐसा नहीं है, बार बार कर जो है चुकाना पड़ता था। तो बाबू भाई ने कोई भी सामान, जैसे 100 रुपए का कच्चा माल था, उन्होंने खरीदा, उस पर 10% टैक्स चुकाया, तो वो उनको पड़ा 110 रुपए का। फिर बाबू भाई ने क्या किया, उसी सामान को जब उन्होंने कुछ वैल्यू ऐड करना उसमें चाहा, तब उसने जो अपना खर्चा आया उसमें उन्होंने लगाया। तो देखिए 110 रुपए में उन्होंने खरीदा था, वो उन्होंने सीधे सीधे रख लिया कि भाई 110 तो मुझे लेने ही है। उसके बाद 40 रुपए में अपने जो है अपना वैल्यू ऐड करूंगा, तो 110 यानी कि 110 प्लस 40, और ये सीधा सीधा हो गया 150 रुपया। और 150 रुपये के ऊपर जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाले बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई लाओ 10% चुकाओ जो तुमने इसको बनाया है। तो 150 का 10% जो है 15 रुपया, यानी कि उनके पास जो 15 रुपया जो था और वो और ऐड हो गया, ठीक है। यानी कि 165 रुपए की वो वस्तु हो गई, ठीक है, 165 की हो गई। एक टैक्स यहां लग गया, दूसरा टैक्स यहां लग गया, दोनों का 10% बढ़ गया दोनों में। अब क्या हुआ, राजू को ये चीज जो है, सॉरी इनका इसका नाम तो श्याम था और इसका नाम राजू था, ठीक है। तो श्याम को ये चीज पड़ी 165 रुपए की, ठीक है। तब श्याम ने क्या किया, श्याम ने कुछ अपनी वैल्यू ऐड की,
ठीक है, उसने 165 तो वही रखा जो पुराना था उसके पास में। फिर उसने अपनी वैल्यू यानी कि जो उसने मेहनत की थी उसके ऊपर बनाने के ऊपर, तो इसमें इन्होंने जोड़ा अपना 35 रुपया। अब 165 35 यानी सीधा सीधा ये हो गया 200। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए जैसे रिटेलर है घनश्याम, तो अब इसने अगर बेचा तो राजू खरीदेगा, तो राजू ने जब खरीदेगा इस पे तो 200 रुपए जब बना था 165 प्लस इसने अपनी वैल्यू ऐड की 35 रुपए इसमें ऐड कर दिए उसने, तो अब उसके बाद ये बन गया सीधा 200। तो सेल टैक्स अब इस पे लग जाएगा, तो सेल टैक्स लगा इस पे 10%। ठीक है, तो 200 का 10 यानी 20 ऐड हुए, तो एक तरह से ये जो वस्तु थी वो पहुंच गई 220 रुपए पे। मतलब जब तक ग्राहक जो था राजू था, तो राजू के हाथ में जब ये पहुंची चीज तो 220 की। और जैसे अगर स्टार्टिंग में इसका जो मेन रेट था वो 100 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल था वो 100 से शुरू होके टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स टैक्स पे टैक्स लगाते ही चले गए और ये चला गया 220 पे। तो सबसे बड़ी जो परेशानी थी, खामी थी इस टैक्स कलेक्शन के तरीके में, वो ये थी कि इस पे भाई टैक्स बहुत ज्यादा लगता था। इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है टैक्स चुकाने से भी बचते थे कि यार टैक्स ना देने पड़े, चोरी कर लें कैसे भी करके हम। अब इसमें दिक्कत और भी थी, जैसे इसमें तुम देख रहे हो कि इसमें कोई कड़ी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई चाहता है कि भैया यार टैक्स बचाओ, कैसे भी करके टैक्स बचाओ। ठीक है, इसमें ये लगे रहते थे जम के। अब एक तरीका इसमें ये भी होता था, जैसे मान लीजिए बाबू भाई ने कोई कच्चा रॉ मटेरियल जो खरीदा और बीच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेटिंग ऐसी बनाई कि 10% ये टैक्स था ना, ये इनको चुकाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इनको सिर्फ रॉ मटेरियल जो है इनका 100 रुपए का ही पड़ गया, लेकिन गवर्नमेंट को तो लॉस हो गया ना यहाँ 10% का। ठीक है, तो अब दोनों तरफ से हानि हो रही है। तब यहां पर यह दिक्कत थी। 1986 तक यही रन करते आया था भारत में। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इस 1986 के बाद की स्थिति। दोस्तों अब आती है बैट की स्थिति। तो बैट में क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए बैट में कोई भी वस्तु जैसे मान लीजिए 100 रुपए की थी, उस पर 10% का टैक्स लग गया तो ये हो गई 110 की। यानी कि बाबू भाई ने कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति से 110 रुपए में सीधे सीधे खरीदी। लेकिन बैट में जब आप आगे की प्रक्रिया जब ऐड होना शुरू होती है तो उसमें क्या किया जाता है, जो बेसिक जो मूल्य होता है उस वस्तु का, उसी से वैल्यू ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसका जो बेस प्राइस था वो तो 100 रुपए ही था। ठीक है, उसमें टैक्स को ऐड नहीं किया। फिर उसके बाद बाबू भाई ने यानी इन्होंने जो है इसमें 40 रुपए वैल्यू ऐड की, अपने पास से कुछ ऐड किया उसमें, उस वस्तु में। तो 100 और 40 यानी कि हो गया 140। अब जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाले लोग आ जाएंगे और वो इस पे कहेंगे कि भाई आप ऐसा है, आप 10% चुका दीजिए इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो 100 और 40 140 हो गया, 10% उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लग गई, तो ये बन गया कितना, 140 का 10% यानी कि 14 रुपए। ये सीधा सीधा हो गया। अब 140 और 14 और ये जाके टोटल जो है घनश्याम ने यानी कि इस व्यक्ति ने ये जो है 154 रुपए में खरीदा। लेकिन जब बात आती है बाबू भाई जब टैक्स भरते हैं तब वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, मैं आपको सिर्फ 4 रुपए दूंगा, क्योंकि उसका 140 के हिसाब से जब ये बन रहा है, 140 हिसाब 10% का जो उसको बन रहा है तो 14 रुपए बन रहा है सीधे सीधा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक्साइज ड्यूटी के रूप में मैं सिर्फ 4 रुपए भरूंगा। तो उसने कहा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाबू भाई पहले ही 10% टैक्स तो यहाँ ऑलरेडी चुका चुके थे। उसने कहा था कि भाई 10% जो टैक्स है मैं ऑलरेडी अपना चुका हूं, पहले ही आपको दे चुका हूं, इसीलिए अब मैं जब रिटर्न्स भर रहा हूं तब मैं सिर्फ आपको 4 रुपए दूंगा। तो 14 में से जो है 10 चले जाएंगे तो 4 ही तो बचेंगे, तो इनको जो है सिर्फ 4 रुपए पे करने पड़े गवर्नमेंट को। ठीक है, लिए इन्होंने जो घनश्याम था लिए तो उन्होंने 154 यानी कि पूरे 14 रुपए लिया, अपना वसूल कर लिया। 10 रुपए जो पुराना था दिया हुआ किसी को वो उन्होंने वसूल कर लिया और 4 रुपए जो है सरकार को दे भी दिए। अब देखिए अगली प्रक्रिया आती है। अब यहां पर घनश्याम बेचता है राजू के लिए। अब यहां पर क्या हुआ, फिर से बेसिक प्राइस ले लिया यानी कि 100 रुपए बेस मान लिया। फिर 100 के बाद में जो पुरानी वैल्यू ऐड थी उसको भी ऐड किया, साथ में एक और वैल्यू। ठीक है, इसने कहा कि भाई मैंने भी तो इसमें कुछ किया है, मेरा भी तो कुछ खर्चा लगा है। तो इसने सीधा सीधा क्या हुआ, ये पहुंच जाएगा आपका 190। तब अब यहां पर बात आती है, क्योंकि ये व्यक्ति तो ग्राहक है, अब इस पे लग जाएगा सेल टैक्स जो स्टेट लगा देगा इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि राजू के ऊपर सेल टैक्स लग गया।
10%। तो 190 का 10% जब सेल टैक्स लगेगा तो वो हो जाएगा कितना, 19 रुपया। ठीक है, यानी कि राजू ने वो चीज जो है 209 रुपए में खरीदी होगी। 190 ये था, सीधा सीधा 10 रुपए का एक्सेल टैक्स लग गया, तो ये 19 रुपए इसमें बढ़ जाएंगे, यानी कि 209 रुपए का हो गया। लेकिन बात जब आएगी कि श्याम जब अपना रिटर्न्स भरेगा तब वो क्या करेगा, देखिए वो क्या कहेगा कि देखिए ऐसा है, मैंने 14 रुपए, ये जो थे ना, ये इस व्यक्ति ने तो पूरे चुकाए थे जब वो खरीद रहा था सामान, तो उसने कहा कि मैंने ऑलरेडी 14 रुपए तो पहले ही चुका चुका हूं मैं, तो इसमें से 19 में से जो है 14 माइनस हो जाएंगे, तो इसके पास कितना बचेगा, सिर्फ 5 रुपया। तब जब ये व्यक्ति जब भरेगा अपना रिटर्न्स, तब उसमें लिख देगा कि भाई ऑलरेडी मैं 14 रुपए पहले टैक्स में पे कर चुका हूं, तो मैं अब जो है सिर्फ 5 रुपए आपको दूंगा, जबकि ये ग्राहक को यानी कि राजू को यही चीज जो है 209 रुपए की पड़ी है, लेकिन ये व्यक्ति जो है सरकार को जब चुकाएगा तो सिर्फ 5 रुपए चुकाएगा, क्योंकि उसके पीछे जो है वो ऑलरेडी 14 रुपए सरकार को दे चुका है। तो दोस्तों, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में और बैट में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया था कि जो टैक्स ऑन टैक्स की दिक्कत थी वो काफी तरह से वो जो है सॉल्व कर दी गई। लेकिन चीजें यहीं तक नहीं रुकती हैं। अब दिक्कत यहां पर क्या फेस करने को आ रही थी, अब वो हम आगे चल के देखते हैं। दोस्तों, एक डेफिनेशन जो है इस बार दी गई है संविधान में जीएसटी की। तो लिखा है द टर्म जीएसटी इज डिफाइंड इन आर्टिकल 366(12)(a) टू मीन any tax on supply of goods or service or both except taxes on supply of the alcohol liquor of human consumption। मतलब कोई भी गुड्स या सर्विस टैक्स साथ में लग रहा हो या अलग अलग हो, वो सारा जो है मर्ज कर दिया है जीएसटी के अंदर। ठीक है, और किसको छोड़ के, वो एल्कोहल जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज होता है, यानी मानव जो शराब, मतलब एक तरह से देखा जाए कि शराब को छोड़कर, ठीक है, हमने गुड्स और सर्विस चाहे साथ में लगते हो अलग लगते हो कुछ भी हो, उनको सबको मर्ज कर दिया है एक जगह जीएसटी में। अब ये देखते हैं कि भाई परिभाषा क्यों देनी पड़ी, इतनी क्यों जरूरत पड़ गई। देखिए दिक्कत क्या हुई थी। अब बैट लगने से क्या दिक्कत आती है, बैट लगने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्या है गुड्स और क्या है सर्विस। लोग क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने पैसे बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, कभी तो अपनी वस्तु को दिखाते हैं कि भैया ये गुड्स है, कभी दिखाएंगे नहीं ये तो सर्विस है। तब बीच में क्या ये बहुत दिक्कत आने लगी। सर्विस टैक्स इंडिया में जब लगा 1994 में मनमोहन सिंह द्वारा ये दिया गया, तब वहां पर दिक्कत, पहले तो गुड्स चल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब सर्विस टैक्स लगा तब कैसे, अब देखिए गुड्स जो होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी और सर्विस होगा उस पर सर्विस टैक्स ही जाएगा। फिर लगने लगा कि भाई दोनों की रेट अलग होती है। तब लोग क्या करते थे, गड़बड़ झाल वहीं से शुरू हुआ। मान लीजिए सॉफ्टवेयर की बात, अगर सॉफ्टवेयर में बड़ा बार जो है प्रॉब्लम होती थी लोगों को, वो क्या करते थे, कभी जब उनसे कोई टैक्स उगाही करने जाता था तो उनसे कहता था कि भाई यार ये तुम्हारा जो है सर्विस टैक्स में आता है, आप चुकाइए। तो वो कहता था नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर तो एक गुड्स है, वो सर्विस में नहीं आता। तो यहां दिक्कत होती थी कि गुड्स माने या सर्विस। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करो, ये बहुत जगह ऐसा हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी वहां, मतलब दोनों में कर ही नहीं पा रहे थे कि यार इस पे कौन सा लगाएं, सर्विस लगेगा गुड्स लगेगा। वहां लोग वकीलों के हिसाब से लेते थे और टैक्स का जाल इतना फैला हुआ था, वो आराम से बच निकलते थे। अच्छा, सर्विस टैक्स जब लागू हुआ इंडिया में तो बड़ा लोगों ने क्या किया, फिर उस टाइम भी, जैसे अभी जीएसटी में क्या हो रहा है कि पता नहीं कुछ है 180 रुपए टैक्स लगाना है, 180 का डबल कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह के फायदे जो है लेने के लिए लोग सर्विस टैक्स में भी खूब उस टाइम अपना नाम चेंज कर लेते थे काम का। बाद में सर्विस जब सरकार परेशान हो गई तो सरकार ने क्या किया कि लिख दिया उसमें कि ये चीज इनको छोड़ के सब सर्विस टैक्स है। ठीक है, पहले लोग ऐसे मान ही नहीं रहे थे, तो बड़ी लिस्ट हो गई तो सब फंस गया उसके अंदर, फिर कहां जाओगे भाग के। लेकिन जीएसटी की परिभाषा इसीलिए दी गई है कि भाई कोई अब इसमें बच के तो निकलने वाला है नहीं। वजह यह है, अब चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों पर एक ही लगेगा और वो आपको जीएसटी चुकाना है। दोनों का रेट जो है 20, मान लीजिए दोनों का रेट 20% जो है, टैक्स रेट जो है 20% दोनों पे कर दिया है। 20% कर दिया है तो सिंपल सी बात है भाई, जो टैक्स कलेक्शन वाला अधिकारी होगा वो जाएगा पूछेगा कि भाई अपने आप ही बता दो कि क्या चुकाना चाह रहे हो।
टैक्स मतलब गुड्स में मानते हो इसको या सर्विस में मानते हो, आप खुद ही बता दो, मैं उसमें जो है आपका लिख दूंगा। तो एक तरह से ये जो है इस बार परिभाषा देनी पड़ी। दोस्तों अब हम देखते हैं कि भाई हमें जीएसटी जो है हमें क्यों लाना पड़ा। ठीक है, सारी जो बातें हैं वो तो समझ में आ रही है वहां से, लेकिन कुछ मेन पॉइंट होता है, जैसे आप कहीं आंसर लिख रहे हो तो वहां जरूरी होता है बताना कि भाई जीएसटी की हमें जरूरत क्यों पड़ने लगी थी। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि जब हमने वैट लगाया तब हम गुड्स पर जो है आसानी से लगाते रहे, लेकिन सर्विस टैक्स जब 1994 में हमारे सामने आया तब हमारे सामने दिक्कत होने लगी, क्योंकि कुछ लोग जो है गड़बड़ झाल इसी में करते थे कि ये चीज़ गुड्स है सर्विस नहीं है, सर्विस है गुड्स नहीं है। ठीक है, तो सरकार परेशान रहती थी कि यार ये क्या करें इनका। तो अब सबको उठा के एक ही स्लैब में पकड़ के बंद कर दिया है कि भैया आप अपने आप बता दो कि गुड्स है या सर्विस है, जो तुम्हारा मन है वही लगा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो इससे सबसे बड़ा निजात जो है हमें मिला। उसके बाद था राज्यों की वैट रेट। ठीक है, स्टेट, देखिए पहले बात चाहे तो स्टेट जो है सेंटर ने लगाया वैट, बाद में स्टेट को समझाया कि आप भी जो है कोशिश कीजिए वैट की, तो उन्होंने कहा यार ऐसा है हमसे मत कहो, हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई पहले ही हम लोग जो है परेशान है, हमारे पास कुछ सोर्स ऑफ फंडिंग तो होता नहीं है। तो सेंट्रल ने जैसे जीएसटी में कहा है, इसी तरह से उन्होंने वैट के लिए भी कहा था कि ऐसा है अगर आपको किसी तरह का डर है तो जो भी खर्चा होगा आपका 2 साल तक हम वहन करेंगे। ठीक है, तब उसमें हुआ क्या था, पहली बार जो है करीब पहली पहली बार में ही करीब 20 से 22 तक स्टेट थे, उन्होंने लागू किया था। और सबसे बड़ी बात यह, सिर्फ 8 ऐसे स्टेट थे जिनको जरूरत पड़ी थी सरकार से पैसा लेने की, और आने वाले अगले साल में जो है सिर्फ 5 जो स्टेट थे ऐसे रह गए थे, यानी कि एक तरह से सही से हो गया था। और बाद में अब तो हर स्टेट जानता था कि बैट अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह जीएसटी में भी, अब जीएसटी में तो सरकार ने दायरा थोड़ा अपना बढ़ा दिया है, 5 साल तक कर दिया है, वो भी लिमिट्स में किया है कि पहले 2 साल 3 साल इतना, फिर बाद में इतना, तो टोटल 5 साल तक जो है सरकार ने आश्वासन दिया है कि 5 साल तक आपको कोई लॉस होगा तो वो हम पे कर देंगे आपको। तो ये चीज़ है, थोड़ा विश्वास जताया। तो स्टेट का जो वैट रेट था वो भी बहुत अलग था। मान लीजिए कोई दिल्ली से या गुड़गांव से माने हरियाणा से, अगर कोई आप कार या बाइक खरीद रहे हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा बनस्पत यूपी से और बिहार से। ठीक है, उसकी वजह थी टैक्स रेट में चेंज आने की वजह से। अब इससे क्या करेगा, जीएसटी एक ही टैक्स रेट हो जाएगा हर जगह, तो अब वैट जो है इतना अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसका सोल्यूशन ऐसे करके यहां पर निकाला गया है। ऊपर था कास्केडिंग इफेक्ट, जिसको बोलते हैं कर के ऊपर कर, जैसे बताया था 10% पहले चुकाया, फिर 10% चुकाया, फिर 10% चुकाया, तो इस तरह की दिक्कत जो है आगे तक चली गई। ठीक है, तो ये था, इस तरह से पूरी तरह से निजात इस चीज से मिल जाएगी। हालांकि एक चीज ऐसी है, जैसे बात की जाए अगर शराब की, तो शराब में ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि शराब इससे बाहर है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों पे तो एकदम खत्म हो गया, कोई चक्कर ही नहीं है। उसके बाद एंट्री टैक्स की बात करें, एंट्री टैक्स के मतलब मान लीजिए अगर कोई दिल्ली से कोई ट्रक चलता है और वो कन्याकुमारी तक जाता है, तो हर स्टेट में घुसेगा टैक्स लगाएगा, हर एक स्टेट में घुसे एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ तक कि नगर पालिका से घूमेगा तो चुंगी लगा देगा। तो अब वो उसका जो प्राइस था, वो जो सामान लेके जा रहा था, वो ऑलरेडी इतना हाई पहुंच जाएगा कि वो मतलब पता नहीं है। दूसरा बात ये भी है कि एंट्री टैक्स लेंगे, रोक के रखेंगे, तो पता लगेगा कि 10 दिन का या उसकी जो रास्ते थे 10 दिन में जो तय करना था उसको वो 15 दिन में करेगा, यानी कि 5 दिन लॉस हो गया। उसका फ्यूल भी, पर्यावरण को नुकसान भी, ये सारी चीजें थी। तो बहुत हद तक ये बहुत अच्छा है कि आराम से जो मूव कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे मान लीजिए भारत तो जैसे कहा जाता है एक देश एक कर, इतना बढ़िया स्लोगन इसका रखा गया है, लेकिन जब एंट्री टैक्स इतने सारे पहले थे तो ऐसा लगता था कि एक देश के अंदर ही हजारों देश हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी बार टैक्स देना पड़ रहा था। तो अब ये सारी चीजें जो है खत्म हो गई। अगला सबसे मेजर पॉइंट था कि स्टेट और सेंटर के अलग अलग टैक्स की अपना लिस्ट बना रखी थी, भाई ये करेगा, वो करेगा, यहाँ करेगा, वहां करेगा, तो लोग भी परेशान रहते थे। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, एक जगह टैक्स पे करो, कहानी खत्म। ठीक है, तो उठा के अब एक कर दिया है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो वीडियो है वो मैं जीएसटी के स्ट्रक्चर पे बनाऊंगा कि जीएसटी किस तरह से जो है काम करेगा। ये वीडियो में जो था बेसिक था कि इससे पहले क्या क्या चल रहा था हमारे यहाँ, और उसके बाद में अब जो है आगे की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों कहीं भी आपको लिखना होगा बैकग्राउंड साइज में, इतनी चीज़ काफ़ी है आपको लिखने के लिए, ऐसे के लिए कहीं आंसर आपको लिखना हो तब भी। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करेंगे, कैसे कैसे लागू, जैसे कार्य करेगा भारत में, जैसे ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके काम कर रही थी, तो उसको हम देखेंगे। थैंक यू।